शुरू करेंगे इंटीग्रेटेड इक्वेशन। तो आज हम लोग शुरू करेंगे इंटीग्रेटेड इक्वेशन। इंटीग्रेटेड इक्वेशंस। तो फर्स्ट वन, इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट वन इज इंटीग्रेटेड इक्वेशन, integrated equation for zero order reaction, integrated equation for zero order reaction. तो फर्स्ट में इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो बी कंसीडर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हम लोग कंसीडर करते हैं अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बी कंसीडर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सपोज ए से बी कोई जीरो ऑर्डर का रिएक्शन, मान लेते हैं ए से बी क्या है, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन, जिसकी रेट कांस्टेंट सपोज के है। हमने मान लिया ए से बी क्या है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जिसकी रेट कांस्टेंट क्या है, तो के है। तो लेट एट टी इज इक्वल टू जीरो। मान लेते हैं कि शुरुआत में टी इज इक्वल टू जीरो को पढ़ते इनिशियली, टी इज इक्वल टू जीरो को हम लोग क्या पढ़ते हैं, इनिशियली। तो मान लेते हैं शुरुआत में रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है, प्रोडक्ट बी की जीरो है। शुरुआत में मान लेते रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है, प्रोडक्ट बी की जीरो है। अब जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेंगी, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेंगे, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होंगी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेंगे, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी। तो मान लेते हैं किसी टाइम टी पर रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करके रह गया एटी और प्रोडक्ट बी की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो करके हो गई बीटी। तो बेसिक फ्रॉम रेट एक्सप्रेशन, तो रेट एक्सप्रेशन से हम लोग कह सकते हैं, आपको मैंने बताया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, रेट एक्सप्रेशन से आप कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो इक्वल होगी किसके, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट पर मोल इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट पर मोल। मतलब आर इक्वल टू क्या, तो माइनस डी अपॉन डी टी है ना, माइनस डी अपॉन, यहाँ पर रिएक्टेंट यहाँ कोफिशिएंट 1 हमने माना, तो आर इक्वल टू व्हाट, तो ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए पर मोल इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट पर मोल। दिस रेट एक्सप्रेशन। नाउ फ्रॉम रेट लॉ, रेट लॉ से हमने पढ़ा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो इक्वल होगी रेट कांस्टेंट के इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर फर्स्ट ऑर्डर की होती तो पावर में 1 देते, सेकेंड ऑर्डर की होती तो पावर में 2 देते, लेकिन हमने माना कि जीरो ऑर्डर का है तो पावर में 0। तो रेट लॉ के अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होगी रेट कांस्टेंट के इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यदि ये जीरो ऑर्डर की है तो पावर में 0 हो जाएगी। तो रेट एक्सप्रेशन से आपने पढ़ा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो इक्वल होती है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट पर मोल इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट पर मोल। और रेट लॉ से आपने पढ़ा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी इक्वल होगी रेट कांस्टेंट के इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इन दोनों को अगर कंबाइन करके लिखें तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो आर इज इक्वल टू व्हाट, तो ये माइनस डी अपॉन डी टी, आर इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू ये प्लस ये डी बी अपॉन डी टी प्लस डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए टू द पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर इन दोनों को हम एक साथ लेकर चलें, अगर इन दोनों को एक साथ लेकर चलें तो दिस इम्प्लाई ये माइनस डी अपॉन डी टी, माइनस डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या होगी, ये के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए टू द पावर 0 मतलब 1 हो गया, मतलब सिंपली के। तो दिस सिंपल आप लिख सकते हैं कि माइनस डी ए इज इक्वल टू क्या होगी, तो ये के डी टी होगी। इसे इंटीग्रेट कर दीजिए प्रॉपर लिमिट के साथ। तो इधर वेरिएबल है टाइम और इधर वेरिएबल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए। तो टाइम के साथ रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन बदल रही है। कैसे, तो जब टाइम 0 था, तो टाइम जब 0 है तो रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है,
जब टाइम 0 है तो रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन A0 है, और जब कोई टाइम t हो गया तो ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, AT हो गई। ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, AT हो गई। तो यहां पर इसे अगर हम इंटीग्रेट करें तो जैसे dx की इंटीग्रेशन x dy की बाई dz की z, तो dA की इंटीग्रेशन क्या होगी, तो dA की इंटीग्रेशन क्या होगी, तो जैसे dx की इंटीग्रेशन x dy की बाई dz की z, उसी तरह से dA की इंटीग्रेशन क्या होगी, तो dA की इंटीग्रेशन क्या होगी, तो A हो जाएंगे। तो ये माइनस ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ये लिमिट कहाँ से कहाँ, तो A0 से AT इज इक्वल टू K इंटू ये dt की इंटीग्रेशन क्या, तो ये t, ये 0 से क्या हो गया, तो ये t हो गया। तो दिस सिंपल आप कह सकते हैं कि माइनस अपर लिमिट को पुट करिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एट एनी टाइम t माइनस A0 इज इक्वल टू वाट, तो ये K इंटू टी माइनस 0। तो ये माइनस साइन को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगी, तो A0 माइनस AT इज इक्वल टू क्या, तो ये KT। तो दिस सिंपल आप लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम t इज इक्वल टू ये A0 माइनस KT, दिस वन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम t, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम t इज इक्वल टू क्या हो गई, A0 माइनस KT। इट इज कॉल्ड, इसे हम लोग क्या कहते थे, इट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड इक्वेशन, इट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड इक्वेशन, इट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड इक्वेशन, इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इट इज इंटीग्रेटेड इक्वेशन जीरो ऑर्डर, वेयर जहां पर A0 क्या है, A0 इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। A0 क्या है, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, और AT क्या है, तो कॉन्सेंट्रेशन है किसकी, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम t। तो A0 क्या है, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, और AT क्या है, तो किसी टाइम t पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, K क्या है, तो रेट कांस्टेंट है, T टाइम है। तो AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT। इट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आपको याद रखना होगा इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या हुई, तो AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT। इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या हुई, तो AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT। AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT, जहां पर A0 क्या है, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, AT क्या है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम t है, K क्या है, तो K इज द रेट कांस्टेंट, K क्या है, तो K इज द रेट कांस्टेंट, K क्या है, तो रेट कांस्टेंट है। तो AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT, ठीक है। नाउ अगर हम लोग वेरिएशन ड्रॉ करना चाहें, वेरिएशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एट एनी टाइम t वर्सेस टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो वेरिएशन मतलब ग्राफ, वेरिएशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम t वर्सेस टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम t वर्सेस टाइम का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, तो वेरिएशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम t वर्सेस टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम t वर्सेस टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जब भी हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहा जाता है, हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस लेंगे और वाई एक्सिस लेंगे। ऑब्वियसली किस चीज के बीच में ग्राफ ड्रॉ करनी है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम t, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम t वर्सेस टाइम के बीच में। तो सिंस फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो वेरिएशन हम लोग ड्रॉ करना चाह रहे, मतलब ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे रिएक्टेंट A की कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम t वर्सेस टाइम के लिए। तो जब भी हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहा जाता है, हम एक्स एक्सिस लेते हैं, हम वाई एक्सिस,
x पर टाइम बाय x पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम t। तो सिंस फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सिंस फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने पढ़ा है, सिंस फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने पढ़ा है क्या, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम t इज इक्वल टू क्या होगी, तो a नॉट माइनस के टी होगी। तो यहां पर AT को हमने कहां ले रखी है, तो बाय एक्सिस पे ले रखी है। AT को हमने एक बाय एक्सिस पे ले रखी, इसका मतलब एक तरह से हमने क्या मान लिया, तो बाय। A नोट एक कांस्टेंट है तो हमने क्या मान लिया, तो C माइनस K कांस्टेंट है तो मान लेते M, और टाइम को हमने एक्स पे ले रखी है, मतलब x। तो ये एक तरह की क्या है, तो बाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। ये क्या है, तो बाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। तो इट इज बेसिकली व्हाट, ये क्या है, इट इज बेसिकली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये AT इज इक्वल टू A नॉट माइनस KT क्या है, तो इट इज बेसिकली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मतलब जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की वेरिएशन आएगी, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो चेंज होगी टाइम के साथ, उसकी जो नेचर होगी, उसकी उस ग्राफ की जो नेचर होगी वो कैसे आएंगी, तो लीनियर आएंगी। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में याद रखें, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है टाइम के साथ, उसकी नेचर कैसी आती है, तो लीनियर आती है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो चेंज होती है टाइम के साथ, उसकी नेचर कैसी होती है, तो ये लीनियर होती है। तो ऑब्वियसली इफ यदि हम कह दें, अगर आपको बाय एक्सिस पर इंटरसेप्ट निकालना है, तो इफ x इज इक्वल टू जीरो, बाय एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट जीरो होती है, तो अगर x इज इक्वल टू जीरो कर दीजिएगा तो बाय इज इक्वल टू c। c मतलब व्हाट, तो c मतलब a नॉट, c मतलब a नॉट। उसी तरह से अगर एक्सिस पर कट निकालना है, एक्सिस पर इंटरसेप्ट निकालना, तो बाय कोऑर्डिनेट जीरो कर दीजिए, क्योंकि एक्स एक्सिस पर बाय कोऑर्डिनेट जीरो होती है। तो यहाँ बाय कोऑर्डिनेट अगर आप जीरो कर देंगे तो x इक्वल टू क्या आ जा रहा, तो c अपॉन m। ऑब्वियसली c मतलब क्या हुआ, a नॉट, और m मतलब क्या, तो k। c मतलब क्या, तो a नॉट। तो ऑब्वियसली बाय एक्स पर x जीरो होती है। जब x जीरो है, x जीरो करने का मतलब क्या, जब टाइम जीरो है, x जीरो करने का मतलब जब टाइम जीरो है, तो रिएक्टेंट A की कॉन्सेंट्रेशन कितना, A नॉट है। अब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करता जाएगा, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करता जाएगा, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएंगी, और टाइम A नॉट अपॉन K पर, टाइम A नॉट अपॉन K पर, टाइम A नॉट अपॉन K पर, टाइम A नॉट अपॉन K पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन घट के क्या हो जाएंगी, तो जीरो हो जाएंगे। तो आपको याद रखनी है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, आपको ध्यान रखनी है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की वेरिएशन होती है वो लीनियर होती है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की वेरिएशन कैसे होती है, तो लीनियर होती है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इक्वेशन आपको याद रखना, AT इज इक्वल टू A नॉट माइनस KT, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन घटती है वो कैसे घटती है, लीनियरली घटती है। ठीक है, नाउ फॉर हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नाउ हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हाफ मतलब आधा, लाइफ मतलब समय, हाफ मीन्स आधा, लाइफ मतलब समय। तो वह टाइम, वह समय जिसमें हाफ ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट में चला जाता, उसे हम हाफ लाइफ कहते हैं। वर्ड हाफ लाइफ, हाफ मतलब आधा, लाइफ मतलब समय। तो हाफ लाइफ क्या है, तो टाइम है। तो टाइम इन विच, वह टाइम जिसमें हाफ ऑफ द रिएक्टेंट get converted into product
get converted into product is called half life। तो हाफ लाइफ क्या है? तो टाइम है वह टाइम जिसमें हाफ ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट में चला जाता, उसे हम क्या कहते हैं? तो हाफ लाइफ कहते हैं। और इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, और ये रिप्रेजेंट करा जाता है रिप्रेजेंटेड बाई टी हाफ या टी 50%, टी हाफ या टी 50%, टी हाफ और टी 50%। तो हाफ लाइफ क्या है? तो टाइम है। कौन सी टाइम? तो वह टाइम जिसमें हाफ ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट में चली जाती है, दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ, जिसे रिप्रेजेंट करा जाता है टी हाफ से या टी 50% से। तो टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड हाफ लाइफ, इसे रिप्रेजेंट करा जाता है टी हाफ से या टी 50%। तो ऑब्वियसली इफ यदि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इफ इनिशियल concentration of reactant, if initial concentration of reactant is equal to A naught, अगर initial concentration of reactant A naught है, then concentration of reactant at T is equal to T half। तो concentration of reactant at T is equal to T half कितनी हो जाएंगी? तो that is equal to T half पर क्या होती है? तो half of the reactant कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट में चली जाती है। जैसे अगर 10 मोल है तो 10 में से 5 को प्रोडक्ट में चले जाने में जितना समय लगेगा, अगर शुरुआत में 8 मोल है तो 8 में 4 को प्रोडक्ट में चले जाने में जितना समय लगेगा वो क्या लगा? हाफ लाइफ। तो अगर शुरुआत में A नॉट है तो हाफ लाइफ पर क्या होगा? तो A नॉट पर, अगर शुरुआत में अगर A नॉट कॉन्सेंट्रेशन है तो हाफ लाइफ के बाद क्या होगा? तो A नॉट में से A नॉट बाई 2 तो प्रोडक्ट में चला जाएगा, तो बचेंगे कितनी? तो A नॉट बाई 2। तो व्हाट इज द हाफ लाइफ? तो हाफ मतलब आधा, लाइफ मतलब समय। हाफ लाइफ क्या है? तो टाइम है। कौन सी टाइम? तो वह टाइम जिसमें हाफ ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट में चला जाता, उसे हम कहते हैं हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या है? तो टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। वह टाइम जिसमें हाफ ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट में चली जाती है, उसे हम हाफ लाइफ कहते हैं, जिसे रिप्रेजेंट करा जाता है टी हाफ और टी 50% से। यदि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A नॉट है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट T इज इक्वल टू टी हाफ कितनी होगी? A नॉट बाई 2 होगी। नाउ फ्रॉम इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के इंटीग्रेटेड इक्वेशन से जाएं तो ये क्या होगी? तो AT, जीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या होती है? AT इज इक्वल टू A नॉट माइनस KT होती है। जीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या होती है? तो AT इज इक्वल टू A नॉट माइनस KT होती है। तो ऑब्वियसली एट T इज इक्वल टू टी हाफ, और यहाँ पर T इज इक्वल टू टी हाफ पुट कर दें तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एट T इज इक्वल टू टी हाफ इज इक्वल टू क्या होगी? तो A नॉट माइनस K इंटू टी हाफ हो जाएगी। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एट T इज इक्वल टू टी हाफ कितनी होगी? तो A नॉट बाई 2 हो जाएंगी, A नॉट बाई 2 हो जाएंगी, इज इक्वल टू वाट? तो A नॉट माइनस K इंटू टी हाफ हो जाएंगी। तो इसको इधर ले आए तो ये क्या होंगी? तो K इंटू टी हाफ इज इक्वल टू वाट? तो A नॉट माइनस A नॉट बाई 2 हो गई। तो इसका मतलब टी हाफ लाइफ कितनी हो गई? इसका मतलब हाफ लाइफ इज इक्वल टू कितनी हो जाएंगी? इसका मतलब हाफ लाइफ इज इक्वल टू क्या होगी? तो यहाँ पर टी हाफ मतलब हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होंगे? तो दिस सिंपली आप कह सकते हैं कि टी हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन कितनी हो जाएंगी? तो दैट इज इक्वल टू A नॉट अपॉन 2K। तो ये एक फॉर्मूला हो गई क्या? तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ निकालने के लिए फॉर्मूला A नॉट अपॉन 2K। मतलब ध्यान दीजिए यहाँ पर A नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, मतलब जो हाफ लाइफ होती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। मतलब शुरुआत में अगर ज़्यादा ले लेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, अगर शुरुआत में अगर 10 मोल ले लिए तो 10 को 5 होने में ज़्यादा समय अगर लग रहा तो 4 को 2 होने में और कम लगेगा, 2 को 1 होने में और कम लगेगा, 1 को 0.5 होने में और कम लगेगा। तो बेसिक जो हाफ लाइफ होती है
जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, उसके लिए फॉर्मूला होगी A0/2 के, जहां पर A0 क्या है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और K क्या है तो रेट कांस्टेंट है। नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की एग्जाम्पल्स। तो ध्यान दीजिए, नोट इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होती है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है इक्वल है क्या तो रेट कांस्टेंट K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A⁴0। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है इक्वल है रेट कांस्टेंट K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A⁴0। मतलब यहां पर क्या हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगी तो रेट कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ध्यान दीजिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की तरफ जाने की गति है वो कांस्टेंट है, के इज द रेट कांस्टेंट। और रेट कांस्टेंट के बारे में आपने पढ़ा है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है, रिएक्टेंट में कितना कॉन्सेंट्रेशन आपने लिया उससे मैटर नहीं करता, रिएक्टेंट का कितना प्रेशर है उससे मैटर नहीं करता। मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इक्वल है रेट कांस्टेंट के, मतलब वो कांस्टेंट है। तो ध्यान रखिए, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या है तो इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ध्यान दीजिए, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू, and equal to what the rate constant, and equal to value of rate constant, value of rate constant, और value of rate constant के बराबर होती है। value of rate, since value of rate constant, जो value of rate constant होती है is constant, ये क्या होता तो is constant, value of rate constant क्या होती है is constant, जो value of rate constant होती है is constant and independent from initial concentration of reactant. Since value of rate constant is, since value of rate constant is constant and independent, और वो independent होती है किससे तो from initial concentration, from initial concentration of reactant. तो since जो value of रेट कांस्टेंट होती है वो कांस्टेंट होती है और इंडिपेंडेंट होती है फ्रॉम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, प्रेशर, वॉल्यूम, प्रेशर, वॉल्यूम, ETC ऑफ रिएक्टेंट, ETC ऑफ रिएक्टेंट। तो ध्यान दीजिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी इक्वल होगी रेट कांस्टेंट K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A⁴0। तो ये पावर 0 तो 1, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होगी रेट कांस्टेंट। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है कांस्टेंट होती है और इक्वल होती है किसके तो वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के। सिंस वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, ETC ऑफ रिएक्टेंट, सो इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सो रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन will also independent, will also independent from initial concentration of reactant, initial concentration of reactant, initial concentration of pressure of reactant, concentration or pressure of reactant। मतलब रिएक्टेंट का कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन रखें, प्रेशर रखें, उससे मैटर नहीं करता है, मतलब उससे प्रभावित नहीं होगा जीरो ऑर्डर की रेट। मतलब अगर हम कह दे कि A से B कोई जीरो ऑर्डर का रिएक्शन, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर A से B काम कह दे कि जीरो ऑर्डर का रिएक्शन और इसकी रेट ऑफ रिएक्शन 0.5 मोल पर लीटर पर सेकेंड है। शुरुआत में अगर हमने 10 मोल लिया है तो इसकी, अगर मान लें शुरुआत में कॉन्सेंट्रेशन 10 मोल पर लीटर लिया है तो इसकी रेट 0.5 मोल पर लीटर पर सेकेंड।
और मान लीजिए शुरुआत में अगर हम 10 के जब 10 मोल पर लीटर, जब अगर हम 100 मोल पर लीटर ले लेंगे तभी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं रहेगी। 1000 मोल पर लीटर ले लेंगे तभी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं रहेगी। 1 लाख मोल ले लेंगे तभी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं रहेगी। 1 करोड़ मोल ले लेंगे 1 करोड़ मोल ले लेंगे रिएक्टेंट का तभी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं रहेगी। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कांस्टेंट है और इक्वल है वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के। क्योंकि वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है, इसीलिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो भी क्या होगी, तो कांस्टेंट होगी और इंडिपेंडेंट होगी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। मतलब रिएक्टेंट में आप कितना भी लीजिए, 1 मोल लीजिए, 2 मोल लीजिए, 5 मोल लीजिए, 10 मोल लीजिए, 50 मोल लीजिए, 100 मोल लीजिए, 1000, लाख, करोड़, कुछ भी ले लेते रहिए, रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट रहेगी। रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन आप कितना भी लीजिए, 0.1 मोल पर लीटर लीजिए, 0.2 मोल लीजिए, 0.4 मोल लीजिए, 0.5 मोल लीजिए, 10 मोल पर लीटर लीजिए, 20 मोल पर लीटर लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, तो कांस्टेंट होगी। मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो कांस्टेंट होती है, याद रखिएगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो याद क्या आप देख ही रहे रेट क्लास में, रेट ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन की क्या होती है, तो कांस्टेंट होती है और इंडिपेंडेंट होती है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। मतलब कॉन्सेंट्रेशन कितना भी लीजिए, हमेशा जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो फिक्स रहेगी। मतलब कितना भी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर लीजिए, 2 मोल पर लीटर लीजिए, 3 मोल पर लीटर लीजिए, उसे मैटर नहीं करता रेट ऑफ रिएक्शन किसकी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। ऐसा कौन सा रिएक्शन है जी जिसका हम कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का 1 मोल लें, 2 मोल लें, 10 मोल लें, 20 मोल लें, वही रहेंगी रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसा कौन सा रिएक्शन है, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड कैटालिटिक रिएक्शन और एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होगी, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड कैटालिटिक रिएक्शन। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड कैटालिटिक रिएक्शंस और एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ध्यान रखेंगे कि फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड कैटालिटिक रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड कैटालिटिक रिएक्शन एंड कैटालिटिक रिएक्शन are examples of जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होती है, तो फोटो मतलब फोटोन, फोटोन मतलब लाइट, फोटो मतलब फोटोन, फोटोन मतलब लाइट। वह केमिकल रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में होती है दैट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। और कैटालिटिक रिएक्शन क्या हुआ, तो वह रिएक्शन जो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होती है दैट इज अ कैटालिटिक रिएक्शन। तो ध्यान रखिए फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो एग्जांपल्स ऑफ जीरो रिएक्शन क्या होगी, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड कैटालिटिक रिएक्शन आर एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या है, तो बोले फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो फोटो मतलब फोटोन, फोटोन मतलब लाइट, केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या है, तो केमिकल रिएक्शंस, वैसे केमिकल रिएक्शन which take place in presence of light, is called, कहलाती क्या है, इज कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो वर्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या है, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में होती है, प्रकाश की उपस्थिति में होती है, दैट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। जैसे सिंपलेस्ट एग्जांपल फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। प्लांट्स क्या करता है, तो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ग्राउंड से वाटर लेता है और लाइट के प्रेजेंस में ये C6H12O6 देता प्लस ऑक्सीजन देता है। तो ये क्या है, तो एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। अब लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, लाइट एक्चुअली क्या होता है, तो स्ट्रीम ऑफ फोटोन होता है। लाइट क्या होता है, तो स्ट्रीम ऑफ फोटोन। लाइट में क्या होता है, तो छोटे छोटे एनर्जी पॉकेट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड फोटोन। तो लाइट में क्या होता है, तो लाइट क्या है, एक प्रवाह है, एक धारा है, किसकी, तो छोटे एनर्जी पॉकेट की, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। तो जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स आता जाएगा उतनी ज़्यादा रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी, मतलब उतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी।
अगर फोटोन आना बंद हो गया मतलब लाइट आना बंद हो गया तो रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। चाहे आप करोड़ों मोल कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, करोड़ों मोल आप वाटर ले लीजिए, प्लांट बेसिक ग्राउंड में तो करोड़ों मोल वाटर की है, एटमॉस्फेयर में करोड़ों मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या चाहिए? तो लाइट, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी उतनी ज़्यादा होगी रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो बेसिक फोटोकेमिकल रिएक्शन आर एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड कैटालिटिक रिएक्शन आर एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या है? तो वह केमिकल रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में होती है दैट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। जैसे फोटोसिंथेसिस क्या है? तो एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। तो रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, जो रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है लेकिन इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी, मतलब जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड पर यूनिट एरिया आता जाएगा उतनी ज़्यादा क्या होगी? तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होगी। तो ध्यान रखें, जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है, नोट ध्यान रखेंगे, जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो रेट ऑफ फोटो या कि रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, ध्यान रखें, रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी किसके? तो विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कन्वर्ट होकर के प्रोडक्ट में जाएगी। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स आएंगी उतनी ज़्यादा तेज़ी से रिएक्टेंट कन्वर्ट होकर के प्रोडक्ट में जाएगा। तो ऑब्वियसली जो रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? इंटेंसिटी ऑफ लाइट की। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड आता जाएगा उतनी ज़्यादा गति से रिएक्टेंट कन्वर्ट होकर के प्रोडक्ट में जाएंगे। तो फोटोकेमिकल और कैटालिटिक रिएक्शन एग्जाम्पल है किसके? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हुई कि पहला इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको याद रखना होगा, AT = A0 - KT। दूसरा हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन दैट इज इक्वल टू T½ = A0 / 2K। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो रेट कांस्टेंट के बराबर होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सा है? तो फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड कैटालिटिक रिएक्शन। अब हम लोग इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन में कहा जा रहा कि द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ सर्टेन रिएक्शन, the half life period of certain reaction a product is 1 hour when initial concentration of reactant is 2 mole per liter. How much time does it take for its concentration to come from 0.5 mole per liter to 0.25 mole per liter if it is a zero order reaction? The half life period of a certain reaction a product, ए दे रहा प्रोडक्ट ऑब्वियसली सॉल्यूशन। क्वेश्चन में कह रहा कि ए क्या दे रहा है? तो प्रोडक्ट दे रहा। इसकी जो हाफ लाइफ है, इसकी हाफ लाइफ कितनी है? तो 1 आवर है। कब? तो जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी है? तो 2 मोल पर लीटर है, 2 मोल पर लीटर है। तो ऑब्वियसली आपने पढ़ा है कि हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन T½ हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? A0/2K होती है। इसका मतलब K = क्या होगी? A0/2T½ होगी। तो यहाँ पर दिस इम्प्लाई K = कितनी हो गई? तो A0 मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी? तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी है? तो ये 2 मोल पर लीटर है। और 2 इंटू हाफ लाइफ कितना? तो 1 आवर है। तो ये कितनी होगी? तो 1 मोल पर लीटर बराबर होगी। ये क्या हो गया? तो ये के रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी, 1 मोल पर लीटर बराबर हो गया। ये क्या हो गया? तो ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी। तो
आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हाउ मच टाइम डज इट टेक, करिए रिएक्शन को कितना समय लगेगा क्या, तो फॉर इट्स कॉन्सेंट्रेशन टू कम फ्रॉम 0.5 मोल पर लीटर टू 0.25 मोल पर लीटर। करिए इस रिएक्शन में रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन को 0.5 मोल पर लीटर से 0.25 मोल पर लीटर होने में कितना समय लगेगा। तो सिंस आप जान रहे फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सिंस फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होती है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी होती है, ये होती है। तो ऑब्वियसली करेक्ट रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को घट के कितना हो जाना चाहिए, तो 0.25 मोल पर लीटर हो जाना चाहिए, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना, तो 0.5 मोल पर लीटर इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी, तो ये 1 मोल पर लीटर, कैपिटल एम लिखने का मतलब मोल पर लीटर बराबर है, और टाइम करेक्ट कितना लगेगा, तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये मोल पर लीटर सब में कैंसिल, तो ये टी इज इक्वल टू 0.25 आवर होगी। तो 0.5 मोल को 0.25 होने में कितना समय लगेगा, तो 0.5 मोल को 0.25 होने में कितना समय लगेगा, तो 0.25 आवर लगेगी। ठीक है, तो वन मोर एग्जाम्पल, क्वेश्चन में कहा जा रहा द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन ए टू बी इज 0.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज 5 मोल पर लीटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 20 मिनट्स इज। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, इस रिएक्शन की रेट कांस्टेंट की वैल्यू इतनी दी गई है, इस रिएक्शन की रेट कांस्टेंट की वैल्यू इतनी दी गई है। अब देखिए आपको मैंने बताया था कि रेट कांस्टेंट की यूनिट से भी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। यदि रेट कांस्टेंट की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड है तो जीरो ऑर्डर की होगी। यदि रेट कांस्टेंट की यूनिट पर सेकेंड मतलब डायमेंशन T⁻⁻1 है, रेट कांस्टेंट की अगर यूनिट पर सेकेंड या पर मिनट या पर आवर मतलब डायमेंशन T⁻⁻1 है, मतलब वह फर्स्ट ऑर्डर की होगी। और यदि रेट कांस्टेंट की यूनिट पर मोल लीटर पर सेकेंड है तो सेकेंड ऑर्डर की होगी। तो यहाँ क्वेश्चन में कहा जा रहा है द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, करें इस रिएक्शन की रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 0.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड है। तो बेसिक यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यहाँ पर हम लोग कहेंगे फ्रॉम यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट से हम लोग क्या कहेंगे, तो फ्रॉम यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की यूनिट से हम लोग कहेंगे कि जो द गिवन रिएक्शन इज ऑफ जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर की है। तो अगर रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है तो इंटीग्रेटेड रिएक्शन आपने पढ़ा कि रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन किसी टाइम टी पर कितना होगा, तो दैट इज इक्वल टू AT इज इक्वल टू A नॉट माइनस KT होगी। तो कह रहा है कि 20 मिनट के बाद बी की कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान दीजिए रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन नहीं बल्कि बी की कॉन्सेंट्रेशन पूछा जा रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि किसी टाइम टी पर ए कितना बचा, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी कितनी हो गई, तो दैट इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट ए की थी 5 मोल पर लीटर माइनस के की वैल्यू आपने 0.6 इंटू 10⁻³ ये मोल पर लीटर ये पर सेकेंड है, और यहाँ टाइम कितना है तो 20 मिनट से, ध्यान दीजिए यहाँ पर ये पर सेकेंड है, ये आपका पर सेकेंड है, यहाँ टाइम 20 मिनट्स है, तो 20 मिनट्स मतलब कितना, तो 20 इंटू 60 सेकेंड हो गया। तो ये कितना हो गया, तो ये 5 मोल पर लीटर माइनस ये 6 दूनी 12 72, ये 6 12 72, तो ये 0.72 हो गया है ना, 0.72 मोल पर लीटर हो गया। ये ना जी 6 12 72, ये 0. तो ये कितना हो गया, तो ये 4 पॉइंट कितना हो आया, तो ये 4 पॉइंट ये 4 पॉइंट कितनी हो गई, ये सॉल्व कर देते हैं अपन, तो ये 6 हो गया ना, 0.6 इंटू ये 0.6 इंटू 10⁻³ है, ठीक है।
तो ये आपका हो गया कितना, तो ठीक है, ये आपको हो जाएगा कितना, तो ये 4.18 मोल पर लीटर। ये रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन किसी टाइम टी पर बची, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन किसी टाइम टी पर कितनी होगी, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट एनी टाइम टी। तो ध्यान दीजिए, शुरुआत में आपने 5 मोल पर लीटर लिया था और किसी टाइम टी पर इतना बच गया। शुरुआत में आपने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 5 मोल पर लीटर ली थी और इतना भी बच रहा है, तो गैप कितना हुआ कि जी 5 मोल शुरुआत में लिए थे और 4.18 अभी बचा हुआ ही है, मतलब गैप कितना हुआ, तो 0.72। तो ये गैप होकर के कहाँ कर गया, तो प्रोडक्ट में गया, तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, तो 0.72 मोल पर लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन और उसके इंटीग्रेटेड इक्वेशन तो आज रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसका डेरिवेशन वगैरह भी बोर्ड 12th के लिए इंपॉर्टेंट हो, तो डायरेक्ट पूछा जाता है इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिराइव करने के। तो रहने देते हैं, ठीक है, ओके बाय।